एक पल में सब खत्म और अगले ही पल सीधा एक अमीर खानदान की बॉडी में एंट्री। ये कहानी है हमारे हीरो की, जो बिना किसी ट्रक एक्सीडेंट के डायरेक्टली एक हाई क्लास नोबल वान पातियोस की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया है। मतलब कुछ भी? अब क्या मैं अपनी पुरानी जॉब छोड़ दूं? क्योंकि यहाँ तो लाइफ सेट लग रही है बॉस। वान खिड़की से बाहर का नजारा देख ही रहा था कि तभी लॉर्ड वान, रुक जाइए, वहां जाना खतरनाक हो सकता है, आप नीचे उतरिए प्लीज। चिल टिल, मैं तो बस इस आउटस्टैंडिंग व्यू को देख रहा था। इट्स ब्यूटीफुल इजंट इट? लॉर्ड वान, आप अभी सिर्फ 2 साल के हैं, इतने मुश्किल शब्द कैसे? टिल को क्या पता कि इस 2 साल के बच्चे के अंदर एक मैच्योर दिमाग बैठा है। वान को सब याद है, उसे पता है ये टिल है, उसकी पर्सनल मेट। लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू होने वाला था। डाइनिंग टेबल का माहौल ठंडा नहीं, भयंकर था। सामने बैठे थे उसके पिता मार्किस पातियोस और उसके 3 बड़े भाई मुर्शी, जार्ड और सेस्तो। वो फुल वीआईपी ट्रीटमेंट। ये होती है ना असली नोबल वाली फीलिंग। पर ये सब इतने डरे डरे क्यों हैं? जार्ड, आज का क्या प्लान है? सर, आज मैं मैजिक और बैटल फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करूंगा। मैं तैयार हूं। सेस्तो, तुम? सर, मैं भी मैजिक सीखूंगा, बिल्कुल आपकी तरह, प्रॉमिस। बाप का खौफ इतना कि बच्चे सांस लेना भूल जाएं। तभी मार्किस की गहरी निगाहें वान पर टिकती हैं। और हमारा सबसे छोटा बेटा वान, तुमने क्या सोचा है? वेल, मुझे अभी इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं हमारा नेशनल कल्चर और हिस्ट्री स्टडी करना चाहता हूँ। कल्चरल स्टडीज? 2 साल की उम्र में? वान, तुम तो बड़े शातिर निकले। हाँ, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मार्किस खुश था, पर यह खुशी एक शर्त पर टिकी थी। उसे उम्मीद थी कि वान के पास उसकी माँ की तरह पावरफुल फायर मैजिक होगा। इस दुनिया का एक कड़वा सच है, जब बच्चा 8 साल का होता है तब उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर आपके पास फायर, वाटर, विंड या अर्थ में से कोई एलिमेंट है तो ही आपकी इज्जत है, वरना आपको कचड़े की तरह फेंक दिया जाएगा। मतलब अगर मेरे पास कोई अजीब मैजिक निकला तो मेरा ये वीआईपी पास कैंसिल। हाँ, ये बुरा है, रॉयली बुरा है। अभी वान ये सोच ही रहा था कि तभी अंधेरे से एक परछाई निकल कर आती है। वो था एस्पादा, इस खानदान का पुराना और सबसे वफादार बटलर एस्पादा। लॉर्ड वान, आप 2 साल के हैं और इतनी तेजी से सीख रहे हैं, बेसिक न्यूमेरिक्स भी। सच सच बताइए, आपको कितना पता है? मुझे तो थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन आता है बस। सीरियसली? अच्छा, तो फिर ये कितनी उंगलियां हैं लॉर्ड वान? ध्यान से देखिए, क्या वान अपनी सुपर इंटेलिजेंस छुपा पाएगा या फिर बटलर उसे पहली ही बारी में पकड़ लेगा? तो बताइए लॉर्ड वान, ये कितनी उंगलियां हैं? बच्चों वाले सवाल मत पूछो एस्पादा, सीधा सीधा 5 हैं। 5 करेक्ट। और क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं, आज से मैं आपका पर्सनल ट्यूटर हूँ। कल सुबह 5 बजे तैयार रहिएगा। वेट, क्या मैंने ज्यादा दिमाग दिखा दिया क्या? ओह नो, ये तो फंस गया। और फिर शुरू हुआ एक असली हेल। अगले 2 साल तक वान को ऐसी पढ़ाई करवाई गई कि बड़े बड़ों का दिमाग फट जाए। बुक्स, नंबर्स और वही पुराना एस्पादा। लेकिन वान ने हार नहीं मानी। अब वान 4 साल का हो चुका है। पढ़ाई के साथ साथ अब उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ओहो, लॉर्ड वान, आपकी तलवार तो मक्खन की तरह फिसल रही है। क्या हुआ, थक गए? टिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड वान की इंसल्ट करने की? माय लॉर्ड, इस औरत को पनिश कीजिए, ये नोबल रूल्स के खिलाफ है। चिल मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। तो ये लो, मैंने इसे पिंच कर दिया, मैटर खत्म। चलो अब ट्रेनिंग वापस शुरू करो। 1 और साल बीत गया। वान अब 5 साल का है और अब वो कोई बच्चा नहीं रहा। वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में उन सोल्जर्स के बराबर लड़ रहा था जो उससे डबल उम्र के हैं। भाई, ये लड़का इंसेन है, नोबल होके भी हमसे इतने प्यार से मिलता है। ही इज अ जीनियस। तो ये है वो नया प्रोडिजी। डेप्यूटी कमांडर डी हाजिर है। डी ने वान के हाथों को देखा, बिल्कुल नरम और साफ। क्या लॉर्ड वान, आप इतनी कमाल की तलवार चलाते हैं, पर आपके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हैं? क्या आप रात भर प्रैक्टिस नहीं करते? रात में तो मैं डेथ सेंटेंस झेल रहा होता हूँ। एस्पादा ने मेरी पढ़ाई 3 टाइम्स हार्डर कर दी है। सोने का टाइम ही नहीं मिलता बॉस। अच्छा, तो चलो अब मेरी बारी। अगर दिमाग थक गया है तो शरीर को थकाते हैं। रुकना नहीं है। 100 अप स्विंग्स, 100 मिड स्वॉब्स और 100 थ्रस्ट्स, अभी के अभी। ये बंदा
ये बंदा तो डेमन है, मेरी जान निकाल देगा ये। अरे बैठ गए, चलो अब इमेजिनरी चेयर पर बैठो, बिना कुर्सी के हवा में बैठो और ट्रेनिंग जारी रखो चुपचाप। शाम तक वान की हालत खराब हो चुकी थी, तभी टिल टावर लेकर आती है। मुश्किल थी, थकान थी, पर वान को ये लाइफ पसंद आ रही थी। अब वान 6 साल का है। हर दिन वही तलवार और वही किताबें देखकर वो बोर हो गया था, इसलिए वो निकल गया मार्केट की रौनक देखने। वाह, फाइनली कुछ नया देखने को मिला। ये मार्केट तो कमाल का। वाह, वो क्या है? वो बिल्डिंग इतनी अजीब क्यों लग रही है? वान की निगाहें एक ऐसी चीज पर थमी जिसने उसके होश उड़ा दिए। ऐसा क्या था उस बिल्डिंग में? वाह, ये बिल्डिंग तो किसी महल से कम नहीं है। टिल, ये इतनी बड़ी जगह क्या है? लॉर्ड वान, इसे मरीज चेंबर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। ये पूरे किंगडम की सबसे बड़ी कंपनी है बॉस। इनकी ब्रांचेस हर जगह हैं। वान मार्केट देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक ऐसे नज़ारे पर पड़ी जिसने उसके रूंगटे खड़े कर दिए। एक आदमी एक मासूम लड़के को बेड़ियों में जकड़कर घसीट रहा था। रुको, तुम इस लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे बांधा क्यों है? मेरा बेटा है छोटे साहब, जो चाहूं करूं। इस निकम्मे को बेचने आया हूं। बेचने? स्लेवरी? अपने ही बेटे को? यह है इस दुनिया का कड़वा सच। गरीब परिवार जब खाना नहीं खिला पाते तो अपने ही खून को स्लेवरी में धकाल देते हैं ताकि कुछ पैसे मिल सकें। लॉर्ड वान, हमारे कॉमर्स हॉल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ की मैनेजर रोजालिया हूँ। आपके चर्चे पूरे शहर में हैं। रोजालिया, ये आदमी अपने बेटे को बेच रहा है। इसकी कीमत क्या है? इस लड़के के पास कोई मैजिक है? इसके पास थीवी मैजिक है, चुपचाप चोरी करने वाला मैजिक। ओह, सिर्फ थीविंग मैजिक? फिर तो मैं सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। क्या सिर्फ 3? हट तेरी तो, निकम्मे बच्चे, तो किसी काम का नहीं है। बस बहुत हुआ, मैं इसके लिए 5 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। इसे छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। वान ने उस लड़के को आजाद कर दिया। उसका नाम था खमसीन। खमसीन, अब तुम आजाद हो, जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। मेरे पास कोई घर नहीं है माय लॉर्ड, मैं कहाँ जाऊंगा? प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। लॉर्ड वान, आपके पिता इतनी आसानी से किसी को मैंशन में नहीं आने देंगे। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे स्लेव बनाकर ही ले जाना होगा। रूल्स यही हैं। ना चाहते हुए भी ठीक है। खमसीन, क्या तुम मेरे स्लेव बनोगे? खुशी खुशी माय लॉर्ड, आपने मेरी जान बचाई है। कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ। खमसीन के हाथ पर एक मैजिकल सील आ गई। ये तब तक रहेगी जब तक वान इसे आजाद न कर दे। रोजालिया, थैंक यू। इसे नए कपड़े दे दो प्लीज। एक नोबल मुझे थैंक्स कह रहा है। ट्रूली, लॉर्ड वान अलग है। कुछ दिन बीत गए। खमसीन अब वान का सबसे बड़ा राजदार बन चुका था। लॉर्ड वान, कमांडर डी आपको ढूंढ रहे हैं। वो बहुत गुस्से में है। क्या? डी यहाँ आ रहा है? खमसीन, ये लो कुकी, उसे बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। ब्राइब समझ लो। ओके बॉस, पर वो तो पीछे ही खड़े। डी, लॉर्ड वान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खमसीन, तुम्हारे मुंह पर ये क्रम्स कैसे हैं? क्या तुमने अभी अभी कोई कुकी खाई है? नहीं तो मैं तो बस हवा खा रहा था। झूठ। लॉर्ड वान, बाहर निकलिए, ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। ओह शिट, मेरी रिश्वत काम नहीं आई। अब तो डी मेरी हड्डियां तोड़ देगा। खमसीन, अगर लॉर्ड वान यहाँ नहीं है तो आज से उनकी जगह तुम मेरी ट्रेनिंग झेलोगे। चलो ग्राउंड के 10 चक्कर अभी। क्या? पर मैं तो सिर्फ एक स्लेव हूँ। माय लॉर्ड, बचा लीजिए। दिन गुजरे और साल भी। अब वान 5 साल का हो चुका था। पूरे किंगडम में उसकी चर्चा थी। सबको लगता था कि ये बच्चा कोई नया इतिहास लिखेगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का दिन था। चारों एलिमेंट्स, फायर, वाटर, विंड और अर्थ, सबने वान को धोखा दे दिया। उसे मिला सबसे बेकार मैजिक, प्रोडक्शन मैजिक। क्या? प्रोडक्शन मैजिक? एक गंदा मजाक है ये। प्रोडक्शन मैजिक मतलब मैं चीजें बना सकता हूं पर लड़ नहीं सकता। हाँ, इस दुनिया के लिए तो ये वाकई कचरा है। प्रोडक्शन मैजिक में सिर्फ मटेरियल्स चाहिए और विजुअलाइजेशन, जो कोई भी लोहार कर सकता है। इससे लोगों को कैसे बचाओगे? मेरी पत्नी एक महान मजिशियन थी, मैं एक वॉरियर हूँ। फिर तुम जैसा कमजोर बच्चा कैसे पैदा हो गया? मैंने तुमसे उम्मीद रखकर बहुत बड़ी गलती की। मार्कीज का गुस्सा हद पार कर गया। वो अपने ही बेटे को खत्म करने वाला था। तभी, रुकिए पिताजी, गुस्सा ठंडा कीजिए। वान हमारे किसी काम का नहीं है, मैं जानता हूँ। तो क्यों ना इसे वो नेमलेस विलेज दे दिया जाए? वो दूर दराज वाला गांव
जहाँ सिर्फ 100 गरीब लोग रहते हैं? वही, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और नॉर्थ से भयंकर मॉन्स्टर्स आते रहते हैं। वो गांव दुश्मन किंगडम के बिल्कुल पास है। उसे वहाँ का लीडर बना लीजिए, वो हमारे रास्ते से हट जाएगा। लीडर? ठीक है वान, आज से तुम उस मरे हुए गांव के मालिक हो। निकल जाओ यहाँ से। भाई, थैंक यू, आपने आज मेरी जान बचा ली। माफ करना छोटे भाई, तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह भेज रहा हूँ, पर जिंदा रहने का यही एक रास्ता था। वान को किसी नाइट को साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी। मुर्शी ने कुछ सस्ते एडवेंचरर्स हायर किए थे उसकी रक्षा के लिए। तभी, लॉर्ड वान, इंतजार कीजिए, मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ। जहाँ आप जाएंगे वहीं ये टिल जाएगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी आ गया। कमांडर डी, पर आपको तो इजाजत नहीं मिली। इजाजत? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ बॉस। मुझे आपको अभी और ट्रेनिंग देनी है। नर्क में भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मेरा क्या लॉर्ड वान? मैंने लॉर्ड मार्किस को कह दिया है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब मैं एक आज़ाद आदमी हूँ और मेरी मर्जी है कि मैं अपने पुराने स्टूडेंट के साथ रहूँ। आप सब पागल हो क्या? वो गांव बहुत खतरनाक है। खतरनाक? शायद मॉन्स्टर्स के लिए, क्योंकि अब उनका सामना हमसे होने वाला है। जिसे सबने कचरा समझा, वो अब अपने वफादारों के साथ एक नई दुनिया बसाने निकल चुका है। क्या वान का प्रोडक्शन मैजिक उस मरे हुए गांव को एक एम्पायर में बदल पाएगा? वान को लगा था कि वो चुपचाप निकलेगा बिना किसी शोर के, पर जब वो मैंशन से बाहर आया तो उसके होश उड़ गए। क्या ये सब लोग यहाँ क्यों हैं? पिताजी ने तो कहा था कि ये मिशन सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट? घंटा। डी और टिल ने पूरे शहर में बैनर लगा दिए थे कि हमारे प्यारे लॉर्ड वान जा रहे हैं। हर कोई उन्हें गुड बाय कहने आया था। यही तो पावर है वान की अच्छाई की। सफर शुरू हुआ। कैरेज के अंदर वान ने अपना प्रोडक्शन मैजिक टेस्ट किया। एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, विजुलाइज किया और एक चाकू बिना किसी आग या हथौड़े के। ये मैजिक उतना भी बेकार नहीं है जितना लोग कहते हैं। तभी कैरेज एक झटके से रुक गया। खिड़की से बाहर देखा तो नज़ारा धमाकेदार था। वो गांव जहां वान को जाना था वहां अटैक हो चुका था। माय लॉर्ड, लगता है बैंडिट्स ने हमला किया है। लगभग 20 दुश्मन हैं। सुनिए, हमारा काम सिर्फ आपको गार्ड करना है। हम उन गांव वालों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। क्या बोला? वो मासूम लोग मर रहे हैं और तुम? हट जाओ रास्ते से, मैं अकेला काफी हूँ। रुकिए भी, अगर आप मारे गए तो इस लैंड का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। मेरे पास एक प्लान है। मैं आगे जाऊंगा एक बेट यानी चारा बनकर। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा और आप पीछे से अटैक करना। नहीं इस्पादा, आप नहीं बचेंगे। ये सुसाइड मिशन है। लॉर्ड वान, इस बूढ़े को एक आखिरी बार अपनी ताकत दिखाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। एस्पादा अपनी जान देने को तैयार था। टिल और खमसीन भी रोने लगे कि वो चारा बनेंगे, लेकिन वान जानता था कि अगर उसने आज अपने लोगों को खोया तो वो कभी एक सच्चा किंग नहीं बन पाएगा। बस बहुत हुआ, चारा मैं बनूंगा। माय लॉर्ड, आप पागल हो गए हैं क्या? आप अभी बच्चे हैं। डेप्यूटी कमांडर, क्या मैंने आपके साथ दिन रात ट्रेनिंग इसलिए की थी कि मैं डर के भाग जाऊं? अपने लोगों के लिए मारे जाना एक लॉर्ड के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? और तो दंग रह गया। उसे याद आया वो दिन जब वान ने उसे थैंक यू कहा था, एक ऐसे नोबल ने जो सबको बराबर समझता था। औरतों की तलवार अब थरथरा रही थी, डर से नहीं, रिस्पेक्ट से। चलो देखते हैं मेरे बेकार मैजिक में कितना दम है। दोस्तों, क्या वान अपने प्रोडक्शन मैजिक से उन 20 बैंडिट्स को धूल चटा पाएगा, या फिर ये उसकी नई लाइफ का आखिरी दिन होगा? नेक्स्ट पार्ट में सब कुछ बदलने वाला है और वो जल्दी ही आएगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, अगर आप वान की जगह होते और आपके पास कोई मैजिक होता तो वो कौन सा एलिमेंट होता? फायर, वाटर या फिर वान की तरह कुछ यूनिक? कमेंट में अपना मैजिक ज़रूर बताना। और सुनो, अगर आप चाहते हो कि वान इस जंग में जीत जाए तो उस सब्सक्राइब बटन को अभी प्रोडक्शन मैजिक से ग्रे कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हीरो को नई ताकत देता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।